जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये कवर करने की कोशिश करेंगे और इसमें जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है और उससे रिलेटेड जो कुछ चीज़ें हैं वो सारा हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम लक्ष्मीकांत जो बुक है उसमें के जो चैप्टर्स है वो ले रहे हैं, तो इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम ले रहे हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बाद आता है, मगर वो काफ़ी बड़े चैप्टर्स है इसलिए वो हम बाद में कवर करेंगे। पहले हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ कवर कर लेते हैं। और अगर आपको फुल कोर्स चाहिए पॉलिटी का इसी वे में, सारे जो वीडियोस है वो इसी तरीके से इसी ल्यूसिड वे में बनाए हुए, तो वो अगर आपको चाहिए यूपीएससी के लिए तो आप हमें मेल कर सकते हो। जो हमारा चैनल है उसी में कॉन्टैक्ट की इसमें मेल आईडी दिया हुआ है mm bin7102@gmail.com, तो उस पर आप मेल कर सकते हो। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मेल के ज़रिए मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसे प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में सबसे पहले क्या आता है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हम फंडामेंटल राइट के साथ करते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये साइमल्टेनियसली चलते हैं। मतलब फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कोरिलेटिव है और इनसेपरेबल है। अब 2017 की जो प्रीलिम्स थी यूपीएससी की, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर को रिलेटिव। ऐसे 3-4 ऑप्शंस थे, उसमें एक ऑप्शन जो है वो ये भी था। तो इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चंस निकल के आते हैं, हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है, यूपीएससी का ट्रेंड ऐसा चलने लगा है कि उन्हें पता है कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती है वो सभी को पता होती है, इसलिए वो ऐसी ऐसी चीज़ निकालते हैं जो कि हम निगलेक्ट कर देते हैं, जो ऐसा हम सोचते हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। तो हमें उस तरीके से पढ़ना है, उसी तरीके से सारे जो वीडियोज़ है उसमें कवर करते हैं हम। तो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिलेटिव होते हैं और इनसेपरेबल है। मतलब अगर फंडामेंटल राइट्स है तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ रहने ही है। अगर कोई भी इंसान अपने फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करता है तो उसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी एंजॉय करनी ही है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंजॉय करने हैं रादर दैन फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो निभानी ही है। ठीक है। अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, हमने जब अडॉप्ट की थी 1949 में, 26 नवंबर 1949, तब हमारे इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी क्या? तो नहीं, हमारे इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो बाद में ऐड हुई है। ठीक है। और तब क्यों नहीं ऐड की थी? क्योंकि हमारे इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी था, तो उस वजह से जो नेहरू साहब हैं उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है तो हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की ज़रूरत नहीं है। और बाकी भी अगर हम बहुत सारे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है जैसे यूएसए, कनाडा, इन लोगों का अगर हम देखें तो वहाँ पर भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो नहीं है उनके भी कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए हमने भी ऐसा सोचा कि हमारे भी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हमें भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की ज़रूरत नहीं है, रादर दैन हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है। लेकिन 1976 में जो इंदिरा गांधी है उन्होंने कहा कि नहीं, हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो लाने चाहिए, क्योंकि जब इमरजेंसी लगी थी उस वक्त ऐसा था कि जो इंसान है उसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की वैल्यू नहीं है, क्या उसे करना चाहिए ये उन्हें पता नहीं है, ऐसा उन्हें लग रहा था उस वक्त। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो लानी चाहिए। ठीक है। इसलिए फिर 1976 में हमारे इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो इंक्लूड की गई थी। ठीक है। अब उसके बाद हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो इंस्पायर्ड है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से? तो यूएसएसआर से। अब भले ही वो अलग अलग डिसइंटीग्रेट हो गए हैं, रशिया, ये सारे के सारी, यूक्रेन, ये सब चीज़ें, अब जितने भी देश है वो डिसइंटीग्रेट हो गए हैं, मगर पहले ही यूएसएसआर कहलाते थे। तो उनसे इंस्पायर्ड होकर हमने जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो हमारे इसमें ली है, वो ग्रहण की है। ठीक है। तो ये भी याद रखिए, ये भी आ सकता है, जो भी 3-4 सेंटेंसेस देते हैं उसमें ये भी एक सेंटेंस पूछा जा सकता है कि हमने ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो किसके कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे इंस्पायर्ड हुई है? तो यूएसएसआर से। ठीक है। उसके अगर आप यहाँ पर देखो, अब यूएसएसआर ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी। ठीक है। यहाँ पर जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे, जो बड़े बड़े डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे जैसे कि कनाडा, यूएसए, इन सब ने जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो नहीं अपनाया था। मतलब उनके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो नहीं थे, एक्सेप्ट जापान। ठीक है। अब इनके इसमें क्यों नहीं था? क्योंकि इन्होंने ऐसा सोचा था कि जो भी इंसान है वो अगर फंडामेंटल राइट्स जो है अपने अगर निभा रहा है, अगर वो एंजॉय कर रहा है,
तो उसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ निभाने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमने जैसा पहले स्लाइड में देखा था कि वो कोरिलेटिव है और इनसेपरेबल है। तो अगर कोई भी इंसान फंडामेंटल राइट्स एंजॉय कर रहा है तो उसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी निभाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो फिर ऐसा हुआ तो 1976 में इंदिरा गांधी जी ने कहा कि सरदार स्वरण सिंह कमेटी को नियुक्त करो, उन्हें बताओ कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाने हैं तो क्या क्या आपके सजेशंस आते हैं। तो फिर स्वरण सिंह साहब जो थे उन्होंने सजेशंस दिए, जैसे सेपरेट चैप्टर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आप ऐसा मत करो कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक आधा आर्टिकल डाल दिया वो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, या फिर फंडामेंटल राइट में एक आधा आर्टिकल डाल दिया वो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। ऐसा मत करो, एक सेपरेट चैप्टर बनाओ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो एक जगह हमें मिलेगी। ऐसा नहीं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, फिर फंडामेंटल राइट्स में है, फिर और कहीं है, तो ऐसा मत कीजिए। पूरा का पूरा जो है एक सेपरेट चैप्टर बनाइए, उसमें सारे के सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो रहने चाहिए। उसके बाद और फिर उन्होंने कहा था कि जो सिटीज़न है वो कॉन्शियस रहना चाहिए कि अगर वो फंडामेंटल राइट्स एंजॉय कर रहे हैं तो उन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी निभानी है। ठीक है, और उसके बाद फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए पार्ट 4A में आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो इंक्लूड किया गया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये याद रखिए, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, पार्ट 4A एंड 51A। अब ऐसे भी कोई सजेशंस थे जो इन्होंने दिए थे जो इंक्लूड नहीं किए गए थे। अब वो कौन से सजेशंस थे? तो पार्लियामेंट जो है वो कोई भी पेनाल्टी उन पर लगा सकती है जिन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं। सपोज़ यहाँ पर गंगा नदी है, गंगा नदी पर आप, हमारे इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ में लिखा है कि हमने प्रिजर्व करना चाहिए अपने जो नेचुरल हेरिटेजेस है, या फिर जो फॉरेस्ट है उन्हें प्रिजर्व करना चाहिए, जो रिवर्स हैं उन्हें प्रिजर्व करना चाहिए। तो अगर कोई भी इंसान फंडामेंटल ड्यूटीज़ अपनी नहीं निभा पा रहा है, उसने अगर गंगा नदी में कचरा फेंक रहा है, तो उसे पनिशमेंट होनी चाहिए। अब तो खैर उन्हें जो गंगा है उन्हें ह्यूमन का दर्जा दिया गया है, मगर अगर नहीं दिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उन्हें पेनाल्टी भी लगाते आनी चाहिए। और पेनाल्टी जब लगती है तो वो किसी भी कोर्ट में क्वेश्चनेबल नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी, अगर गवर्नमेंट किसी के ऊपर पेनाल्टी लगा रही है, अगर किसी को सज़ा दे रही है फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं निभा पाने की वजह से, तो कोई भी कोर्ट में वो क्वेश्चनेबल नहीं रहेगा। ठीक है, या कोई भी इंसान ऐसा नहीं बोल सकता है कि गवर्नमेंट ने ये करने की वजह से मेरा फंडामेंटल राइट जो है ये वॉयलेट हुआ है, ऐसा नहीं बोल सकते। और तीसरा उन्होंने कहा था कि टैक्सेस पे करना ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए। मगर उस वक्त कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ऐसा बोल रहे होंगे कि मैं हर साल 15 करोड़ रुपए टैक्स भरता हूँ, तो उस वजह से फिर इंदिरा गांधी जी ने कहा कि नहीं, ये जो चीज़ है ये इंक्लूड मत करो, लोग गुस्सा हो जाएंगे, या फिर ऐसा कुछ जो भी हो सकते हैं रीज़न। ये रीज़न है ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, मगर कोई भी रीज़न हो सकता है जिस वजह से इंदिरा गांधी जी ने कहा कि हम इसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, अब हमारे इसमें कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो हम देखते हैं। तो इसमें आपको पूरा इमेजिन करना है, अगर आपको याद रखने हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ सारे के सारे, तो आपको इमेजिनेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग बनानी होगी। इसलिए मैंने यहाँ पर फ़ोटोज़ भी इंक्लूड किए हैं, जिससे कि आपके जो इमेजिनेशन पावर है उसे एक बूस्टअप मिले और आपको सारे के सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो अच्छे से, एकदम अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो पहली फंडामेंटल ड्यूटी मतलब क्या है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर जैसे कोई ऐसी जगह है जहाँ पर सारे के सारे जो सोल्जर्स हैं वो खड़े हैं और वो अपने नेशनल फ्लैग को देखकर सल्यूट कर रहे हैं। तो पहला याद रखिए कि हमें नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आपने कीवर्ड्स भी याद रखे तो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो आसानी से याद रहते हैं। कीवर्ड्स याद रखने की ज़रूरत है, ऐसा पूरा सेंटेंस आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले इसमें कीवर्ड हम लेते हैं नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ठीक है, तो इमेजिन भी कर सकते हो आप, जैसे यहाँ पर जो ग्लेशियर है वहाँ पर ये सारे के सारे सोल्जर्स खड़े हैं, वो अपने नेशनल फ्लैग को देखकर सल्यूट कर रहे हैं। तो वहाँ पर इमेजिन कीजिए वो नेशनल एंथम बोल रहे हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। पहला जो है वो। सेकेंड, टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियाज़ दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। तो ऐसा इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर जब नेशनल एंथम ये सब कर रहे हैं, तो अब कोई भी इंसान जब ये सब अपने नेशनल फ्लैग को देख रहा है तो हमें ऑब्वियस है हमारा नेशनल फ्लैग को देखकर किस
किस सिचुएशंस के थ्रू हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगलर्स थे वो गए हैं, जो आज हमारा तो तिरंगा है वो इतने शान से, इतने अच्छे से लहरा रहा है। तो वो भी हम इमेजिन कर सकते हैं। जो भी हमारे नेशनल स्ट्रगल है, उसमें जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, उन सबको हम सैल्यूट करते हैं। तो इस तरीके से आप सेकंड जो है वो याद रख सकते हो। उसके बाद थर्ड है टू अपहोल्ड, प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो, जो हम नेशनल फ्लैग को सैल्यूट करते हैं, तो नेशनल फ्लैग जब भले ही हमारी बहुत डाइवर्स कंट्री है, मगर जब नेशनल फ्लैग लहराता है, अगर उसके सामने कोई भी आया, तो नो मैटर कौन से रिलीजन का वो बंदा है या फिर कौन से सेक्शन से है, मगर वो वहाँ पर सैल्यूट करेगा ही। तो इमेजिन कीजिए, यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं, जो पहले जो फ़ोटो है उसमें देखिए कि जितने भी लोग खड़े हैं, वो भले ही अलग अलग रिलीजन के हो, अलग अलग सेक्शन से हो या अलग अलग जगह से आए हुए हो, लेकिन नेशनल फ्लैग को देखकर सब में यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, सोवरनिटी है। ठीक है, सुप्रीम है हमारा जो नेशनल फ्लैग है, वो सुप्रीम है, हमारी जो कंट्री है वो सुप्रीम है। उसके बाद डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अब ये इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो। अब यहाँ पर जो खड़े हैं सब के सब, ये किस लिए खड़े हैं? ये जो नेशनल फ्लैग है, इसे हम कभी नीचे नहीं आने देंगे। ये नेशनल फ्लैग इसी तरह, इसी ऊंचाई पर लहराता रहेगा। यानी कि हमारी कंट्री को हम किसी भी आउटर इविल से झुकने नहीं देंगे, हम उससे लड़ेंगे। तो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हो। उसके बाद टू प्रमोट द हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। इसमें अब इतना बड़ा सेंटेंस है, वो आप पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें मेन जो पार्ट है वो है ब्रदरहुड। अब ब्रदरहुड मतलब क्या है, वो भी आप पहला जो फोटो है उस पर से ही याद रख सकते हो कि अलग अलग सेक्शंस के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, तो वो ब्रदरहुड के साथ रहते हैं। ठीक है, तो ये कीवर्ड है, इससे आप याद रख सकते हो उसमें। उसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है, वो है कि टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। हमारे जो रिच हेरिटेज है उसे भी हमें प्रिजर्व करना है। मतलब इनडायरेक्टली क्या है, एक इससे आप बहुत सारी चीज़ें याद रख सकते हो। जैसे जो हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, हमारे कंट्री को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाहर की जो इविल शक्तियाँ हैं उनसे। लेकिन प्रोटेक्ट कर रहे हैं मतलब क्या, हमारे जो रिच हेरिटेज है उन्हें हम प्रिजर्व कर रहे हैं, उनकी वैल्यू हम कर रहे हैं। नहीं तो कोई भी हमारे जो फोर्ट्स होते हैं उस पर कुछ भी जाकर लिख देता है एक्स लव्स वाई, ऐसी सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इससे हमारी जो कल्चर है, हमारा जो रिच हेरिटेज है, उस पर दाग लगता है। ठीक है, भले ही हमें उसकी कदर ना हो, मगर जब फॉरेन कंट्री के लोग यहाँ पर ये सब चीज़ें देखने आते हैं तो वो शॉक में होते हैं, वो काफ़ी वंडर करते हैं सारी चीज़ें देखकर, उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। तो हमें ये सारी चीज़ें प्रिजर्व करके रखनी चाहिए। उसके बाद टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपेशन फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये मैंने वाइट में इसलिए किया है क्योंकि ऐसी भी चीज़ें पूछते हैं कि वाइल्ड लाइफ के लिए कौन कौन से सेक्शन में, कौन कौन से पार्ट में बोला गया है। डायरेक्ट टू प्रिंसिपल में भी बोला गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी बोला गया है। ठीक है, इस तरीके के भी क्वेश्चंस निकलते हैं। तो अब इसमें आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसे हमें नहीं होने देना है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर इस तरीके से याद रखो, आप अगर याद ही रखना है सिर्फ हमें, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। मतलब क्या है कि हमें अगर साथ में रहना है, क्योंकि हम अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग सेक्शन से आए हुए हैं, अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, तो अगर हमें साथ रहना है, अगर हमें यूनिटी रखनी है, इंटीग्रिटी रखनी है, सोवरेनिटी रखनी है, तो हमें एक साइंटिफिक टेम्पर भी डेवलप करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप कीवर्ड याद रख सकते हो, साइंटिफिक टेम्पर। उसके बाद टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर्व वायलेंस। जैसा कि आपको ये फ़ोटो देखकर पता ही चल गया होगा कि ये कहाँ का है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब हमारी कंट्री में जो हमारे सोल्जर्स हैं वो हमारी कंट्री को सेफगार्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो हमें कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म नहीं करना चाहिए और कोई भी तरीके का वायलेंस नहीं करना चाहिए। जो लोग हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम उन्हीं पर पत्थर फेंक रहे हैं, ये तो बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। Next, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rise to higher levels of endeavor and achievements.
तो यहाँ पर ये जो एक्सीलेंस है, एक्सीलेंस को देखकर मुझे सिर्फ 3 लोगों की याद आती है, वो मतलब श्री बाबा साहेब अम्बेडकर, विवेकानंद साहब और अब्दुल कलाम साहब। इन लोगों की ही याद आती है जब मैं ये पढ़ता हूँ कि टूवर्ड्स एक्सीलेंस, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस। अगर डेफिनेशन एक्सीलेंस की होगी तो ये तीनों का नाम ज़रूर आएगा उसमें। उसके बाद नेक्स्ट एक और बचता है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन ऑफ हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। अब ये 2002 में एडिशनली ऐड किया गया था। अब ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड हो गई कि कौन कौन से हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। उसके बाद फीचर्स देखते हैं, फीचर्स क्या है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के। तो फीचर्स है कि कुछ मॉरल है और कुछ सिविक ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद दे रेफर टू सच वैल्यूज़ विच आर पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। हमारे जो इंडियन ट्रेडिशन जो सालों से चलता आ रहा है, हमारा इंडिया का ट्रेडिशन, उसका एक पार्ट है। मतलब क्या है कि हम अगर हमारे जो रिच हेरिटेज है उन्हें बचा रहे हैं, तो हमारा एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है, हमने रिस्पेक्ट की है हमारे रिच हेरिटेज की, हमारा एक ट्रेडिशन आ रहा है, उसे प्रोटेक्ट किया है, उसे प्रिजर्व किया है, तो उसे ही हम एक्सटेंड कर रहे हैं, उसकी वही एक आइडियोलॉजी जो है वो हम लेकर चल रहे हैं। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर कन्फाइंड टू सिटीजन ओनली एंड नॉट टू फॉरेनर्स। ये बात बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। फंडामेंटल राइट्स जो है, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो सिर्फ सिटीज़न को है, लेकिन कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स भी हैं जो कि फॉरेनर्स को भी अप्लीकेबल है। मगर यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो हमारे सिटीजन्स को ही लागू है, ठीक है। उसके बाद नॉन जस्टिशिएबल कैरेक्टर है इसका, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो नॉन जस्टिशिएबल है, भले ही वो इन्फोर्स हो सकते हैं बाय लॉज। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं जो कि आपको कंफ्यूज करते हैं। सेंटेंस ऐसा आ सकता है कि दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, बट दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ, बट दे आर नॉट जस्टिशिएबल। ओके, अब हमें तो ये याद रहता है कि हम जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो कोई भी उसका सहारा लेकर कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकते, तो इन्फोर्सेबल भी हो सकता है। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है, जस्टिशिएबल एंड इन्फोर्सेबल दो अलग अलग वर्ड्स है। नॉन जस्टिशिएबल है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़, मगर कैन बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं क्रिटिसिज्म भी काफ़ी हुए थे। तो कौन कौन से क्रिटिसिज्म हुए थे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर। तो ये जो है नॉन एग्जिस्टिव है, एज इट डज़ नॉट कवर अदर इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ लाइक कास्टिंग वोट, प्लेइंग पेइंग टैक्सेस एंड फैमिली प्लानिंग। ये सारे जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो इसमें कवर नहीं होते हैं, ऐसा क्रिटिसिज्म हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का हुआ है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का क्रिटिसिज्म कौन करेगा? ऑब्वियस है, जो अपोजिशन पार्टी है वो इसका क्रिटिसिज्म करेगी। कोई भी रूलिंग पार्टी होती है, अगर कुछ भी चीज़ वो लाती है तो ऑब्वियस उसका क्रिटिसिज्म होना ही है। तो ये सारे क्रिटिसिज्म हैं उसके। कुछ क्रिटिसिज्म वैलिड भी होते हैं, कुछ क्रिटिसिज्म जो है वो सिर्फ क्रिटिसाइज़ करने के लिए ही होते हैं। तो वो आपको डिसाइड करना है कि कौन से वैलिड है, जो कि एक्चुअल में लाने चाहिए थे, और कौन से ऐसे हैं जो बस क्रिटिसाइज़ करने के लिए किए गए हैं। उसके सम ड्यूटीज़ आर वेग, मतलब कुछ सम ड्यूटीज़ जो है वो एकदम अजीब ही है, उसका कुछ मतलब समझ में नहीं आता कि ये वर्ड्स का मतलब क्या निकालें हम। इंटरप्रेट कुछ भी हो सकता है, जैसे नोबल आइडिया, साइंटिफिक टेम्पर, ये क्या है इसका? हम इंटरप्रेट, दो लोग हैं तो दो लोग अलग टाइप का करेंगे, तो ये हम बता नहीं सकते कि कैसा इंटरप्रेट हो सकता है। उसके बाद जो कोड ऑफ मॉरल प्रिसेप्ट्स है ड्यू टू नॉन जस्टिशिएबल कैरेक्टर। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पर हमें पता है कि नॉन जस्टिशिएबल है, कि अगर ठीक है, फिर हम जब जो 15 अगस्त होती है, 26 जनवरी होती है, उसमें हम हमारे जो तिरंगा है वो ख़रीदते हैं, बड़ी शान से तिरंगा ख़रीदते हैं, बड़ी शान से लहराते हैं। हम जो छोटे छोटे लेते हैं, वो बड़े बड़े तिरंगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो छोटे तिरंगे होते हैं उन्हें हम लेते हैं, बड़ी शान से हमारे शर्ट पे लगाते हैं या फिर हमारे गाड़ियों पे लगाते हैं। लेकिन जब 26 जनवरी या 15 अगस्त ख़त्म हो जाता है, तब क्या होता है उनका? तब हम इसी तरह रास्ते पर फेंक देते हैं। ये सब गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये सब नहीं करने के लिए भले ही हमारे पास अभी एक्ट आया है, मगर उस वक्त जब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई थी, उस वक्त जस्टिशिएबल मैनर नहीं है। तो ये सिर्फ एक मॉरल तरीके से लिया जाएगा, ये एक मतलब मैं इतना सीरियसली नहीं लूँगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, इस तरीके से इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था। उसके बाद सुपर फ्लॉस है, मतलब अननेसेसरी है। पीपल विल परफॉर्म इवन दो इट मे नॉट बी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं भी है, फिर भी मैं जो तिरंगा है उसे सैल्यूट तो करूँगा ही।
फिर भी मैं नेशनल एंथम है उसकी रिस्पेक्ट करूँगा ही, फिर भी मैं जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगलर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करूँगा ही, हमारे रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करूँगा ही, या फिर नहीं करना है तो कितना भी कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दो फिर भी मैं नहीं करूँगा। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म हुआ था। उसके बाद पार्ट 4 में उसे डाला गया, उससे उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो रिड्यूस हो गया, ऐसा उन्होंने कहा था। इसे फंडामेंटल राइट्स की इसमें डालना चाहिए था, ताकि इसका जो को रिलेशन का पार्ट है, जो हमने पहले स्लाइड में देखा था कि फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर को रिलेटिव, वो उसको एक वैलिडिटी मिल जाती थी। ऐसा इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था। सिग्निफिकेंस क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के? दे सर्व एज ए रिमाइंडर, वो एक रिमाइंडर की तरह बताते हैं कि देखो तुम्हारे पास तुम्हें फंडामेंटल राइट्स तुम एंजॉय तो कर रहे हो, मगर तुम्हारे पास एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है जो तुम्हें निभानी है। ठीक है, तुम यहाँ पर अगर कोई तिरंगा 15 अगस्त के बाद ज़मीन पर दिखता है तो वो तुम उठाओ, वो तुम्हारी ड्यूटी है कि उसका हमें रिस्पेक्ट करना है, हमारे नेशनल एंथम का हमें रिस्पेक्ट करना है। कोई लिखता है एक्स लव्स वाई हमारे जो फोर्ट्स है उस पर, तो वो मत लिखने दो, उसे रोको, क्योंकि ये तुम्हारी फंडामेंटल ड्यूटी है। एक रिमाइंडर की तरह काम करता है। उसके बाद जितने भी एंटी नेशनल हैं उनके लिए एक वार्निंग की तरह काम करता है। उसके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हमारा नेशनल फ्लैग जो है, हमारी ड्यूटी है कि हमें इसका सम्मान करना चाहिए, हमें फोर्ट्स पर नहीं लिखना चाहिए, कि एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। उसके बाद हेल्प द कोर्ट इन डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, कितना कोर्ट को भी हेल्प मिलती है कि कितना कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है नहीं है इसमें, उसके लिए। उसके बाद दे आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है, जस्टिसिएबल नहीं है मगर इन्फोर्सेबल तो है, एक्ट ला सकते हैं उसका। ठीक है, अब वो कौन कौन से एक्ट आए हैं वो भी हम देखेंगे आगे की स्लाइड में। तो ये हमारा हो गया इन्फोर्सेबल है। उसके बाद वर्मा कमेटी आई थी, वर्मा कमेटी ने ऑब्जर्वेशंस दिए थे जो हमने इन्फोर्स करके जिनके लॉज बनाए। अब वो लॉज कौन कौन से थे? तो लीगल प्रोविजन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, अब कौन कौन से लॉज लाए थे हमने? प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट 1971, प्रिवेंट डिसरिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। इसमें भी देखिए क्वेश्चन निकल सकता है कि नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत हमें किस किस चीज़ को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा भी दे सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग। तो इसमें नेशनल सॉन्ग है क्या? तो नहीं है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं, हम इसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है ये इन्फोर्स करके लॉज बनाए गए हैं इसमें। ठीक है, क्रिमिनल लॉज भी लाए गए हैं काफ़ी, जो कि हम इनको जब भी हम कुछ हार्म करने की कोशिश करेंगे कोई चीज़ को, कोई सेक्शन को, तो हमें उस पर सज़ा हो सकती है, वो एक्ट लाना हो गया। ठीक है, उसके बाद है टू प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 प्रोवाइड फॉर पनिशमेंट फॉर ऑफेंस रिलेटेड टू कास्ट एंड रिलीजन। कोई भी कास्ट और रिलीजन के बेस पर अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उस पर भी पनिशमेंट देने के लिए हमारे पास एक्ट है। उसके बाद आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, वो सुप्रीम कोर्ट का जब हम पढ़ेंगे चैप्टर उसमें डिटेल में देखेंगे ये सब। अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट 1967, डिक्लेरेशन ऑफ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन एज अनलॉफुल। कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो भी कम्युनल बेस पे बनता है, वो सबको अनलॉफुल बताने के लिए ये एक्ट लाया गया है। उसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर इंडल्गिंग इन करप्ट प्रैक्टिस। जो भी करप्ट प्रैक्टिस में जाते हैं उनके लिए भी, उनको भी पनिश करने के लिए, उनको भी डिस्क्वालीफाई करने के लिए हमारे यहाँ पे एक एक्ट बनाया गया है, उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड फॉरेस्ट एक्ट 1990। ठीक है, 1980। ओके, तो ये सारे जो है हमारे पास जो एक्ट बनाए गए हैं, जो इन्फोर्स कर कर एक्ट बनाए गए हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट काय में आएगा? तो हमने जो फंडामेंटल ड्यूटी देखी थी कि हमें हमारे जो फॉरेस्ट है, जो वाइल्ड लाइफ है, उन्हें हमें प्रिजर्व करना चाहिए, उन्हें हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, उस पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना है। तो इस तरीके से जो भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उस पर से काफ़ी एक्ट्स बनाए गए हैं। तो इस तरीके से ये इन्फोर्सेबल है, जस्टिशिएबल भले ही नहीं है मगर ये इन्फोर्सेबल है। लॉज इसके बना सकते हैं जिससे कि बाद में इसे पनिशमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी वीडियोस देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आपको जो आगे के वीडियोस आएंगे उसके बारे में पता चल जाएगा। और अगर अच्छा रिस्पांस आता है तो ही इनकरेजमेंट मिलता है कि मैं और अच्छे वीडियोस आपके सामने ला सकूं। और आपको अगर पूरा कोर्स चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी जो लेक्चर्स हैं उसके हमारे पास कोर्स है, तो आप मेल कर सकते हो मुझे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।